शाम से करेंगे, क्योंकि कल रात देर गए तक कश्मीर में बहुत कम लोग सो पाए थे, क्योंकि रात देर गए तक पूछा जा रहा था, हाल अहवाल जांचा जा रहा था। और खास तौर पे सोशल मीडिया पे कुछ अहकामात वायरल होने के साथ साथ कुछ कर्फ्यू पासेस के वायरल होने के हवाले से भी लोग तजब्जुब का शिकार थे। अफवाहों को और बूस्ट मिला था, और इन्हीं अफवाहों के बीच में कल रात को बहुत कम लोग ये जानना चाहते थे, बहुत ज्यादा लोग ये जानना चाहते थे कि क्या होने जा रहा है। वही खिसकाने वाली बात, वही जोड़ने वाली बात, वही बानिहाल से लेके खन्नबल से लेके खादियार तक वाली बात, और उन्हीं बातों के बीच में, उन्हीं अफवाहों के बीच में रात देर गए तक पूछा जा रहा था, समझना चाहते थे कि क्या हो रहा है। और क्या हो रहा है इसका जवाब किसी के पास भी नहीं था। इंतजामिया भी नफी के हाल में ही जवाब दे रही थी, और इंतजामिया के साथ साथ जिससे भी पूछा जाता था, चाहे वो सोर्स के तौर पे हो या कोई और, सब यही बता रहे थे कि कुछ मालूम नहीं है, लेकिन क्या होने जा रहा था यही पूछा जा रहा था, यही सवाल था। लेकिन सवाल आज शहर में और भी थे। सवाल ये थे कि कल जो गुपकार अलायंस की मीटिंग लगभग 7 महीने बाद हुई, क्या ये गुफ्तम थी, निशस्तम थी, बर्खास्तम थी? क्या इसका महवर इतना ही था, या इसका कोई और लुबे लुबाब था? क्या कल नया तर्जमान बनाना ही नया लुबे लुबाब था, या सिर्फ कोविड के शहीदों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए ये मीटिंग बुलाई गई थी? लेकिन आज जानकार इसका जवाब भी दे रहे थे अपने अपने तरीके से। हर कोई कल की इस मीटिंग को ले रहा था, और कल की इस मीटिंग के हवाले से आज जो जानकार बता रहे थे, वो बता रहे थे कि बात पते की है और बात दूर तक चली जाएगी। और दूर तक चली जाने वाली बात के हवाले से कुछ लोग इससे सऊदी और कुवैत की सफारत से भी जोड़ रहे थे, कुछ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात से भी जोड़ रहे थे, कुछ मुल्क के मारूफ अखबार में छपे एक खबर के हवाले से भी जोड़ते हुए बता रहे थे कि हिंद चीन बाई वाला मामला फिलहाल खटाई में पड़ा हुआ है। और कुछ लोग ये भी जोड़ते हुए बता रहे थे कि कुछ आने वाले दिनों के हवाले से अच्छी खबरें आ रही है। और इन अच्छी खबरों के हवाले से आपको याद दिलाते चले कि कल की ये जो मीटिंग थी श्रीनगर में आल पार्टी गुपकार अलायंस की, तो इस गुपकार अलायंस में ये बात जो मीटिंग थी, हमारे जराया, हमारे तजिया निगार बता रहे हैं कि ना ये तो गुफ्तम और निशस्तम और बर्खास्तम थी, और ना ही तर्जमान बनाना था, ना ही कल की इस मीटिंग में कोविड के शहीदों को, सिर्फ कोविड के शहीदों को खिराज अकीदत अदा करना था, बल्कि ये मीटिंग एक बड़े मकसद के लिए बुलाई गई थी। और इस मीटिंग के तार दिल्ली से लेकर कश्मीर तक जुड़े हुए हैं। और इस तार की वजाहत शायद कुछ लोगों ने ध्यान ना दिया हो, लेकिन बात पते की कल उसी मीटिंग के फौरन बाद जब मीडिया से बात हुई तो निकल आई थी। और जब फारूक अब्दुल्ला ने कुछ मामलात को इधर उधर टालने की बात भी की, वहीं मोहम्मद यूसुफ तारिगामी जो नए तर्जमान बनाए गए, उन्होंने चलते चलते ये भी बताया कि वो कोई भी मौका गवा नहीं सकते हैं जिससे अवाम का फायदा हो। यानी उन्होंने कहा कि हमारे दरवाजे खुले हैं। तो ये दरवाजे खुले हैं, क्या मतलब लिया जा सकता, इसी का मतलब आज शहर में ढूंढा जा रहा था। और यह भी बताया जा रहा था कि कुछ बात पते की निकल के आ रही है। दिल्ली और कश्मीर में जो सेंटर स्टेट रिलेशंस हैं, उन रिलेशंस में कहीं ना कहीं बेहतरी की उम्मीद दिखाई दे रही है। कुछ क्वार्टर्स ये भी बता रहे थे कि कुछ ये मामलात जो कल की मीटिंग में थी, इसमें बात भी हुई है, इसमें मामलात पर बहस भी हुई है, इसमें आगे का लाहेअमल भी मुरतब किया गया है। और कुछ क्वार्टर्स ने यह भी बताया कि कल की इस मीटिंग में मुद्दा व मकसद महबूबा मुफ्ती को एतमाद में भी लाना था। ये कुछ क्वार्टर्स भी बता रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि जहां फारूक अब्दुल्ला ने कल बाहर मीडिया को बाहर इस मीटिंग के से पहले ये भी बता दिया था कि रिश्ते और ज्यादा इस्तवार करने, उस इदारे के बीच में डिलिमिटेशन कमीशन पर भी बहस की जा रही थी। और शहर में आज ये भी बताया जा रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली आई है या नहीं आई है। क्योंकि आपको याद दिलाना चाहेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने डिलिमिटेशन के हवाले से मौक़िफ़ की हम बात कर रहे हैं, डिलिमिटेशन के हवाले से अपना जो मौक़िफ़ है वो बदला है। फारूक जब डिलिमिटेशन कमीशन बना था और तब फारूक अब्दुल्ला से पूछा गया था कि क्या वो उस मीटिंग में जाएंगे, बगैर किसी मीटिंग के तब फारूक अब्दुल्ला ने सीधा और कोरा जवाब दिया था कि वो ऐसी किसी मीटिंग में नहीं जाएंगे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से नेशनल कॉन्फ्रेंस के क्वार्टर्स में
डिलिमिटेशन के हवाले से बड़ी निशस्तें, बड़ी मीटिंगें हो रही हैं और माना जा रहा है कि कुछ बड़ी बात है, पते की बात है। पते की बात कश्मीर से निकल के आ रही है और माना जा रहा है कि अगली मीटिंग के फौरन बाद कुछ और भी खबरें निकल सकती हैं और कुछ जराए ये भी कहते हैं कि मामला जो भी हों, ट्रैक 2 पे जो डिप्लोमेसी चली है कश्मीरी लीडरान की दिल्ली के साथ, वो कहीं न कहीं कामयाब दिखाई दे रही है और आने वाले दिनों में इसके नताज भी होंगे। लेकिन जम्मू में भी इस पे मुख्तलिफ राय नहीं है। जम्मू में भी लोग इस पे बहस कर रहे थे और जम्मू में हमारे नुमाइंदों ने हमें बताया कि अक्सर जगहों पे गुपकार अलायंस की कल की मीटिंग जेर बहस थी, अपने अपने तरीके से वहां पर भी इस पे तज्जिए किए जाते थे। और कल के इस मीटिंग के हवाले से जम्मू में आम लोगों की क्या राय थी, मेरे सीनियर साथी विनोद कुमार बता रहे हैं क्या राय थी जम्मू में लोगों की। जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कहती है कि हमने डिलिमिटेशन कमीशन से फासला नहीं बनाना है, हमने डिलिमिटेशन कमीशन की मीटिंग जो होंगी उसको अटेंड करना है और उसकी सफाई मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को गुपकार अलायंस को भी देनी होगी, क्योंकि गुपकार अलायंस डे 1 से जिस दिन बना था उससे उसी दिन से ये कह रहे हैं कि उनको अपना स्पेशल स्टेटस चाहिए ही चाहिए। दूसरी ओर जो मीटिंगों का दौर वहां पर हुआ दिल्ली में, खुद उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा अमित शाह से मिलते हैं और उसके अलावा यहाँ पर आकर के चीफ सेक्रेटरी ज्वाइन करते हैं, नए चीफ सेक्रेटरी ज्वाइन करते हैं और उसके बाद बहुत सारे क्यास लगाए जा रहे थे। कल्पना भी नहीं की जा रही थी कि जिस तरीके से उस दिन जिस दिन कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करेंगे, उससे पहले भी बहुत सारे क्यास लगाए जा रहे थे। तो कहीं आनन फानन में गुपकार अलायंस ने मीटिंग बुलाई है और इस मीटिंग का जो भी असर आपको दिखेगा जम्मू कश्मीर की सियासत में दिखेगा और कश्मीर संभाग में ज्यादा दिखेगा। जम्मू संभाग के लोग ऑलरेडी ये माइंड बना चुके हैं कि अभी ऐसा माहौल नहीं है कि गुपकार अलायंस के जो उन्होंने कहा था कि 370 की वापसी या 35 की वापसी, वो उसका इतना असर जम्मू प्रॉविंस में नहीं पड़ेगा, अलबत्ता कश्मीर में जरूर पड़ेगा। विनोद कुमार जम्मू से तफसील बता रहे थे गुपकार अलायंस की कल की मीटिंग और जम्मू में लोगों का, हल्कों का रद्द अमल क्या था। लेकिन इसी रद्द अमल के हवाले से जस्टिस हसनैन मसूदी मेंबर पार्लियामेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस साउथ कश्मीर के मेंबर पार्लियामेंट आज साउथ कश्मीर के बिजवाड़ा के इलाके में अस्पताल में गए हुए थे। वहां उन्होंने बीमारों, तीमारदारों से भी बात की, कोविड के हवाले से जानकारी भी हासिल की। लेकिन बाहर निकले तो मीडिया ने कल की मीटिंग के हवाले से भी पूछा, क्योंकि आज पूछने की बात बन रही थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी कल गुपकार अलायंस की मीटिंग में मौजूद थी, लेकिन उमर अब्दुल्ला कल इस मीटिंग के साथ साथ ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे। और आज बहुत से लोग ये भी सवाल उठा रहे थे, पूछ रहे थे कि जब भी कोई ऐसा मौका होता है उमर अब्दुल्ला फौरन दिल्ली चले जाते हैं। और पिछले साल जब ऐसा एक मौका आया था कोविड के दौरान ही उमर अब्दुल्ला, जब कोविड रिस्ट्रिक्शंस थी फिर भी उमर अब्दुल्ला दिल्ली चले गए थे। तो आज भी इस पे बात की जा रही थी और साउथ कश्मीर में मीडिया के नुमाइंदों ने कल की मीटिंग और उमर अब्दुल्ला के दिल्ली जाने के हवाले से हसनैन मसूदी से, रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी से पूछा कि क्या है असल में मामला। कल जो मीटिंग हुई वो ये रिएश्योर करना था आवाम को और फिर एक बार ये दोहराना था कि जो पार्टियां सियासी जमातें जो उसका हिस्सा है, जो 4 अगस्त 2019 का हमने किया था फैसला, हमने पहले इंतबा किया था कि आप यहाँ के तशक्कुस के साथ, आइडेंटिटी के साथ, इंटीग्रिटी के साथ खिलवाड़ ना कीजिए। जब हुआ तो ये कन्वर्ट हो गया कि नहीं, हम रेस्टोरेशन की बात करेंगे और उसी के लिए रिएश्योर करना था, उसी के लिए मैसेज भेजना था। हम मुत्तहिद हैं और आगे वाले दिनों में ज्यादा फ्रीक्वेंटली हम मिलेंगे और वाज़ेह जो प्रोग्राम है वो होगा। क्या डिलिमिटेशन में जाएंगी नेशनल कॉन्फ्रेंस? देखिए, डिलिमिटेशन के बारे में हमने पहले ही अपना एक जो रुख था वो एक ये नहीं कि हरदर्मी की बात है, हमने अपने जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो भी रिजर्वेशन है, हमने उनको तर्जमानी की थी अपने एक मकतूब को जो हमने चेयरपर्सन साहिबा को लिखा। अभी उसका कोई रद्दअमल नहीं हुआ। हमने ये नहीं कि हमने कहा हम नहीं जाएंगे, हमने उसमें सारे जो हमारे थे रिजर्वेशंस, जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनका हमने खुलासा किया। देखिए, रिवॉल्यूशन एक्ट जो आपने तकसीम की, यूटीज 2 में तकसीम किया, वो गैरआईनी है और सुप्रीम कोर्ट ने बाजुल नज़र में हमारे जो नुक़्ता नज़र है उसके साथ इत्फाक करके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को भेजा। तो मुनासिब ही होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी का यह तकाजा है। हमने उन चेयरमैन साहिबा को कहा, क्योंकि वो खुद एक लीगल जिम्मेदारी है, कि तकाजा ये होगा कि आप पहले वो जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में इंतजार कीजिए, वहाँ से क्या फैसला आता है। चलिए, जनूबी कश्मीर के अनंतनाग में रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी
मेंबर पार्लियामेंट मीडिया से बात। साफ जाहिर है इन दिनों मामला कोविड के हैं और कोविड के साथ साथ एक मामला जो कल कश्मीर में देखने को मिला श्रीनगर में, और वो है गुपकार अलायंस की मीटिंग। उस हवाले से मीडिया से बात करते। लेकिन कोविड की बात करें तो कुछ अच्छी खबरें हमें आ रही हैं, लेकिन दिल दहलाने वाले वाक़ात भी हैं। अच्छी खबरों में कोरोना का ग्राफ लगातार कम होता जा रहा है। तादाद कल रात की पिछले 24 घंटों की 94,052, ये पहली बार लगातार तीसरा दिन है जब कोविड के मरीजों के पॉजिटिव मरीजों की तादाद 1 लाख से कम आ रही है, और ये खुशखबरी की बात है। लेकिन कल का दिन दहलाने वाला था। अमवात जो हुई हैं, सारे पिछले रिकॉर्ड कल अमवात के हिसाब से टूटे हैं। 6,148 अमवात हुई हैं, और ये साफ बयान करता है कि ये बहुत खतरे वाली बात है, और इस खतरे वाली बात से निपटना और इस निपटने के लिए हमें इकदामात उठाने की जरूरत है। अभी गया नहीं है। पॉजिटिव केसेस की तादाद इधर भी जम्मू कश्मीर में भी कम आ रही है। कल 1,000 के आसपास थी जम्मू कश्मीर में पॉजिटिव केस की तादाद थी। लेकिन दिल दहलाने वाली खबर अमवात के हवाले से कल भी वादी कश्मीर से भी आई है, और यहाँ 23 साल के एक नौजवान समेत 12 लोगों की मौत कल कोविड के हवाले से हुई है। तो साफ बयान करता है, हालात बता रहे हैं कि कोविड ये खतरनाक है, और इसका हम अभी ग्राफ जो हम बता रहे हैं कम हुआ है, वहीं ये खतरे वाली बात अभी भी, ये खतरे वाला सांप जो है इसका फन फैला हुआ है। और इसी फन को कुचलने के लिए सरकारी सतह पर भी इंतजामात किए जा रहे हैं। जिला शहर श्रीनगर के लाल चौक इलाके का मंजर आज का ये था, और ये मंजर उस वक्त देखने को मिला जब जिला तरक्याती कमिश्नर एजाज असद और SSP श्रीनगर लाल चौक के मुख्तलिफ इलाकों में गश्त करते हुए नजर आए। कोविड मामला पर नजर रखते हुए उन्होंने यहाँ लोगों को बताया भी, समझाया भी, कहीं मास्क भी दिया, और मास्क देने के साथ साथ 2 गज दूरी अपनाने का और कोविड अनलॉक के हवाले से जो सरकार इकदामात उठाए हैं उनका जायजा भी लिया। और बाद में एजाज असद ने मीडिया से बात करते हुए कोविड की सोचाल भी बताई, और मजबूरी सोचाल बताते हुए उन्होंने कहा कि एतमाद में लेना है सबको, लेकिन एतमाद में लेते लेते आवाम को भी ख्याल रखना है कि ये वो बला है जिसका इलाज आवाम ने मिल के करना है। देखिए, लाल चौक में अभी का जो स्पेशल आज का जो विजिट है, ये कोविड SOPs को मॉनिटर करने के लिए था। पार्शियल अनलॉक के बाद जो मौजूदा सूरत हाल है, उसके चलते हमें ये समझना है कि अभी भी श्रीनगर जिले में तकरीबन 26 एक्टिव केसेस हैं, और हमें बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। पार्शियल अनलॉक को कोई गलती से ये ना समझ ले कि खुली छूट का नाम है, या पार्शियल अनलॉक का मतलब है कि अब कोरोना वायरस यहाँ से भाग गया है, या इसको ये समझा जाए कि पेंडेमिक खत्म हो गई है। इस गलत फहमी में या इस खुश फहमी में कोई ना रहे, बल्कि SOPs का पालन करके ही हम आगे का जो रास्ता है वो अपने लिए मुतय्यन करते हैं। और लॉकडाउन या कोरोना कर्फ्यू तभी लगता है जब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर होने लगती है, और जब केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लिहाजा हमारे हाथ में है, एज ए सोसाइटी हम सब मिलकर कलेक्टिवली कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ें, पेंडेमिक के खिलाफ लड़ें, तभी हम कामयाब हो पाएंगे। और किसी को भी ये गलत फहमी न रहे कि अनलॉक के बाद वायरस यहाँ से भाग गया है, ऐसा बिल्कुल भी। जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर के लाल चौक और दूसरे बाजारों में कोविड सूरत-ए-हाल का खुद मुआयना जायजा। लेकिन आपको बताते चलें कि अच्छी खबरें हमें बांडीपुरा से भी आ रही हैं, और डॉक्टर उवैस अहमद की निगरानी में बांडीपुरा में इंतजामिया भरपूर इकदामात भी उठा रही है। जिला तरक्याती कमिश्नर बांडीपुरा डॉक्टर उवैस ने आज मीडिया को भी बताया, और बताते बताते ये भी बताया कि कोविड के हवाले से अच्छी खबरें बांडीपुरा से आ रही हैं। पॉजिटिव केसेस की तादाद भी कम हुई है, और पॉजिटिव केसेस की कम तादाद के साथ साथ सरकार ने जो टीकाकारी मुहिम शुरू कर रखी है, रोजाना औसतन 2000 लोगों को टीके लगाए जाते हैं। और उन्होंने बताया कि 86.5% के जो ग्राफ है वो 45 साल के ऊपर की उम्र के लोगों को टीका लगाने का पूरा किया जा चुका है। डॉक्टर उवैस ने बांडीपुरा में मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनका अमला यानी बांडीपुरा का तमाम अमला भरपूर मेहनत भी कर रहा है, और बांडीपुरा के दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने के लिए इकदामात उठाए जा रहे हैं ताकि आवाम को वैक्सीन भी लगाया जा सके, टेस्ट भी किए जा सके। और वैक्सीन लगाए जाने की मुहिम के साथ साथ कोविड के खिलाफ अपनाए गए और उठाए गए इकदामात के हवाले से डॉक्टर उवैस ने बताया कि उन्हें उम्मीद है कि हम इसका भरपूर मुकाबला कर रहे हैं और करते रहेंगे। बांडीपुरा में जो हमारे एक्टिव केसेस हैं वो 394 हैं, जिनमें से हमारे 55 जो हैं हॉस्पिटल आइसोलेशन में है, और 24 जो हैं वो ऑक्सीजन सपोर्ट पे हैं।
हमारा जो रिकवरी रेट है वो पिछले अगर हफ्ते की हम बात करेंगे तो 2.4% बढ़ा है, ये 95 के करीब है। और हमारा जो पॉजिटिविटी रेट है ये 5 से अंदर ही चल रहा है, और हमारा एवरेज जो पॉजिटिविटी रेट है वो 4.4 है। और अगर हम पिछले ही कुछ दिनों की बात करेंगे तो वो उससे भी ज़्यादा कम है, बट हम एवरेज लेंगे तो 4.4 है। हमारा जो वैक्सीनेशन है, हमारा जो 45 प्लस का जो वैक्सीनेशन है वो 86.5% हो चुका है। कई सारे हमारे विलेजेस हैं जो 100% वैक्सीनेट हो चुके हैं फॉर 45 प्लस पॉपुलेशन, और बाकियों में भी जो अभी वैक्सीनेशन है वो जारी है, और ये टारगेट जो है 100% का अचीव करना ये जल्द ही पूरा हो पाएगा। इसके साथ साथ जो कोविड SOPs हैं, जैसे कि हमारी गुजारिश रहती है कि ये जो वायरस है ये डिस्टिंग्विश नहीं करता है कि कौन बाहर है, किस पर्पस से बाहर है, तो ज़रूरी है कि हर कोई जो कोविड SOP है उसको फॉलो करे, मास्क पहने और बाहर तभी निकलें जब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो। तो उसी के चलते उसकी रेगुलेशन में आज तक हमारा जब से ये कोविड स्टार्ट हुआ है लास्ट ईयर से, तो 55 केसेस रजिस्टर हुए हैं, 346 इसमें से और जो सब्सिक्वेंट जिनमें FIRs वगैरह लगाने की ज़रूरत पड़ी है, और हमारे 12,000 लगभग चालान हुए हैं, और 12,50,000 के करीब लगभग फ़ाइन हुआ है पिछले साल से अगर हम बात करेंगे। चलिए, ये कोविड के हवाले से इक़दामात और इंतजामात, और इन्हीं इंतजामात और इक़दामात के बीच में आज जस्टिस अली मोहम्मद मागरे ने ज़िला कुपवाड़ा का दौरा भी किया, और उन्होंने यहाँ ई सेवा केंद्र और दूसरे सेवा केंद्र का इफ्ताह किया। इस मौके पर उन्होंने ज़िला की आवाम को खुशखबरी भी सुनाते हुए बताया कि अब इन सेंटरों के ज़रिए वो अपने ऑनलाइन केसेस रजिस्टर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। यहाँ इस मौके पर उन्होंने गरीब और मुस्तहक अफराद में व्हील चेयर्स भी तकसीम की, या उनके हमरा ज़िला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन, SSP कुपवाड़ा और दूसरे अफसरान भी मौजूद रहे। मकसद आज आने का है कि हमने 2 सेंटर आपको दिए, सेवा केंद्र और दूसरा है विधि सेवा केंद्र। 2 में से मकसद ये है कि इजी एक्सेस टू जस्टिस। यहाँ पे जो लिटिगेंट होगा, जिसका कोई केस फाइल करना होगा हाई कोर्ट में या किसी कोर्ट में जम्मू कश्मीर के, उसको उस कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। वो अब यहाँ आके अपना केस फाइल बना के वकील साहब बना के देगा, और वो हार्ड कॉपी लेके हम ई फाइलिंग उसका एक स्कैनिंग करके डिजिटलाइज करके मेल करके उसको हाई कोर्ट में भेजेंगे या किसी और कोर्ट में भेजेंगे। तो वाइल सिटिंग एट होम ही इज गेटिंग द फैसिलिटी ऑफ फाइलिंग द पिटिशन which he wants to file in any of the courts of Jammu and Kashmir and Ladakh। एक वो फैसिलिटी है आपकी। दूसरा फैसिलिटी ये है कि आपने जो केस फाइल किए हैं सारे जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, कहीं भी, उस केस का स्टेटस क्या है, आपका केस तारीख लग गई, जज साहब ने क्या किया, उसका स्टेटस भी आपको घर बैठे मिलेगा। ये इस सेवा केंद्र का फैसिलिटी है, जो मुफ्त मरकज है, कानूनी मरकज आपके लिए, खिदमत मरकज। तो ये चीज है 2। तीसरा हमारा जो लीगल सर्विस अथॉरिटी का है, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ लीगल सर्विस अथॉरिटी जम्मू कश्मीर, हमने ये अवेयरनेस हर एक बेनिफिशियरी को देना है कि जितने भी सेंट्रल, स्टेट, नालसा, सालसा की स्कीम्स है, उसका जो बेनिफिट है वो उन तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। अभी आप देख रहे हैं कुछ, क्योंकि कोविड की वजह से रेस्ट्रिक्शंस है, कोविड की SOPs है, हमने फॉलो करना है। यहाँ पे गैदरिंग नहीं ला सकते हैं ज्यादा। हाँ, कुछ केसेस हमने लिए, हमने इनसे पूछा, जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है, डिप्टी कमिश्नर साहब है, अपने सोशल वेलफेयर के ऑफिसर्स है, पुलिस के ऑफिसर्स है, इनको थोड़ा सा फीडबैक लेके हमने कहा नहीं, आप कुछ केसेस लाओ हमारे सामने, ताकि हम लोगों को बताएं कि ये चीज आपके लिए आपको मिली कि नहीं मिली। वो भी एक चीज है। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है, सबसे अहम चीज है कि लिटिगेंट पब्लिक को, लॉयर्स को, जुडिशियल ऑफिसर्स को, स्टाफ को, जो भी यहाँ के लोग यहाँ आते हैं, उनको फैसिलिटी होना चाहिए। दे कंफर्टेबल, जब कंफर्ट होगा तभी तो वो कन्वीनियंटली डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस होगा। तो वो कारण है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को देखने के लिए आए। जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कोर्ट बिल्डिंग्स बन रही हैं, और रेजिडेंशियल क्वार्टर्स बन रहे हैं, बाकी ADR से जितने भी चीजें यहाँ बन रहे हैं इस सारे डिस्ट्रिक्ट में, उसका एक रिव्यू भी ले रहे हैं आज। चलिए, ये मामलात, लेकिन मामलात के साथ साथ कुछ और मामलात भी और दूसरे मामलात में आपको नाज़रीन बताते चलें
थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ चुका है, और टेम्परेचर के बढ़ने की वजह साफ बयान किया जाता है, बताया जाता है कि माहौलियात इसके लिए जिम्मेदार है। हमने जिस तरह माहौलियात को नुकसान पहुंचाया है, उसके लिए कहा जाता है कि उसी नुकसान की वजह से हमारे ग्लेशियर भी अब खतरे की डगर पे पहुंच चुके हैं। एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक एशिया के 5 बड़े ग्लेशियर अब तूफान की जद पे आ चुके हैं, यानी माहौलियात को नुकसान पहुंचाने की वजह से हमारे ग्लेशियरों को नुकसान हो रहा है। और साफ जाहिर है, हमारा जब माहौलियात खराब होगा तो गर्मी बढ़ेगी ही। लेकिन इस गर्मी के साथ साथ आपको बताते चलें कि माहौलियात को नुकसान हमारे जंगलात के काटने की वजह से होता है। औसतन रोजाना हमारे पास खबरें आती हैं कि हमारे यहाँ जंगलात को काटा जा रहा है। महकमा जंगलात लकड़ी जब्त करने का ऐलान भी करता है। कई इलाकों से खबरें आती हैं, कई 100 फुट रोजाना के औसत से लकड़ी जब्त करने का, लोगों को पकड़ने का कई प्रेस नोट्स जारी होते हैं। हमारे नुमाइंदे हमें रिपोर्ट करते हैं, लेकिन आज तक हमें मालूम नहीं हो सका कि वाकई में ये सब कुछ महकमा जंगलात के एहलकारों की गैर मौजूदगी या उनके ना मालूम होने की बुनियादों पर होता है, या सब कुछ उनकी छतर छाया में होता है, और जो बाद में कहीं और पकड़ा गया तो पकड़ा गया, नहीं पकड़ा गया तो बल्ले बल्ले। ये कुछ ऐसे मामलात हैं जिन पे पूछा जा सकता है, क्योंकि ज़रूरत है इस वक्त महकमा जंगलात के उन लोगों को भी पूछने की जो इन मामलात पे नज़र रखते हैं, और जहाँ कोताही नज़र आती है तो वहाँ सिर्फ एक को क्यों पकड़ा जाता है। जहाँ पे ये सारा माल पकड़ा जाता है, उसका मंबा जो होता है, वहाँ पे उन लोगों को क्यों नहीं संजिश की जाती है, उनसे क्यों नहीं पूछताछ की जाती है। ये वो लोग, लेकिन जब गर्मी की बात आ जाती है तो थोड़ी सी गर्मी क्या हुई, हमारे यहाँ पानी की किल्लत हो गई। आज रियासत के वादी के कई इलाकों से लोगों ने मुजाहरे किए, मुजाहरों की खबरें हमारे पास पहुंची, और ये मुजाहरों की खबरें पीने के साफ पानी की कमी की वजह से हुई। ये श्रीनगर के नज़दीकी इलाकों में भी थी, ये बांडीपोरा में भी थी, ये साउथ कश्मीर के कुलगाम और शोपियां में भी थी। और बांडीपोरा से लेके कुलगाम और साउथ कश्मीर में हमें अक्सर लोगों ने बताया कि उनके इलाकों में सैराबी पानी की किल्लत हो चुकी है। और सैराबी पानी की किल्लत क्यों नहीं होगी, क्योंकि बताया जाता है कि इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिवीजन के डिपार्टमेंट को जो नदी नालों को साफ करना था वो नहीं किया गया है। और इस वक्त करीबन 30,000 के करीब जो हमारी ज़मीन है, 30,000 कनाल के करीब ज़मीन जो है वो सैराबी पानी की कमी से परेशान है, और वहाँ पे लोग इन दिनों पनीरी जो लगा रहे हैं वो नहीं लगा सकते हैं। बांडीपोरा से भी इसी तरह की खबर है, हमें साउथ कश्मीर की है, लेकिन हम आपको नाज़रीन बताएं कि शहर श्रीनगर के अंदरूनी इलाके यानी शहर खास में पीने के साफ पानी की किल्लत है। और किल्लत होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि रिंगल वाटर सप्लाई स्कीम को मिलाने वाली कैनाल जो है गांधरबल से निकलते हुए रिंगल वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को पहुंचती है, और ये रिंगल वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट आधे शहर श्रीनगर को पानी पहुंचाता है। लेकिन क्या वो रिंगल फिल्ट्रेशन प्लांट तक पहुंचने वाली वो नदी, वो नाला वो सही सलामत है, वहां पानी पहुंच रहा है? तो हम आपको दावे के साथ कह रहे हैं कि वहां पानी नहीं पहुंच रहा है। उसका पहला ब्रीच आपको याद होगा साल 2018 में हुआ था, और तब थोड़ी सी उसकी मरम्मत की, लेपा पोती की गई, कुछ काम चलाया गया, लेकिन 2019 में दोबारा उस कैनाल में ब्रीच हुआ, फिर लेपा पोती हुई, फिर काम चलाया गया, और फिर 2020 में फिर लेपापोती हुई, फिर काम चलाया गया। लेकिन वो काम चला कब तक होता, 2021 में दोबारा वहाँ पे ब्रीच है, और वो वहाँ पे पानी जो रिंगल वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट को पानी गांधरबल से पहुँचना था सही मिकदार में नहीं पहुँच रहा है। और जब फिल्ट्रेशन प्लांट को पानी नहीं पहुँचेगा तो आगे सप्लाई क्या किया जाएगा। इसी फिल्ट्रेशन प्लांट पर को पानी पहुंचाने वाली कैनाल की सूरत-ए-हाल को देखते हुए कुछ लोग ये भी बताते हैं कि इस इलाके की आबादी ने जितने भी बैतुल खुला तामीर किए हैं वो सब इसी कैनाल पर तामीर हैं, और यूं गंदा पानी शहर श्रीनगर के लोगों को पिलाया जाता है, और महकमे PHE एक ज़रा भी ये देखता नहीं है कि शहर में किस तरह का पानी है। और फिर इन दिनों पानी की किल्लत के हवाले से आपको याद दिलाते चले कि पिछले साल सरकार ने बताया था कि हमने 2 करोड़ रुपए वागुजार भी कर लिए हैं इस रिंगल फिल्ट्रेशन प्लांट की कैनाल की मरम्मत के लिए, लेकिन वो 2 करोड़ रुपए कहाँ खर्च हुए वो हमें आज तक मालूम नहीं हो सका। क्योंकि अगर खर्च किए गए होते तो वो ब्रीच खत्म हुआ होता, वो कैनाल दुरुस्त हुई होती, और 2 करोड़ में तो बहुत कुछ हो सकता है, एक छोटी सी कैनाल का दुरुस्त न होना। लेकिन आपको पटन की ये सूरत-ए-हाल भी दिखाते हैं। पटन की सूरत-ए-हाल, खवातीन और मुकामी लोग मुजाहरा कर रहे हैं कि इलाके के लोगों को पीने का साफ पानी नहीं है। साफ जाहिर है पीने का साफ पानी को पहुंचाने वाली पाइपों की असल जगह कहाँ है। इन तस्वीरों में देखिए जो पुलिस को बाद में आज मिली,
पुलिस को मिली शवाहिद और गवाहियों से मालूम यही हुआ कि ये पाइपें जो है ये छुपाई गई थी और साफ जाहिर है ये पाइपें जो इलाके के लोगों को पानी पहुंचाने के लिए इस्तेमाल की जानी थी कई सालों से वहां पड़ी हुई है, मुकामी लोग यही कहते हैं और पुलिस ने आज इन्हें बाजियाब भी किया और साफ जाहिर है ये वो पाइपें हैं जिनके जरिए लोगों को पानी पहुंचाना था। लेकिन जब पाइपें ही नहीं लगी होंगी तो फिर पानी कैसे पहुंचाया जाएगा? वो अलग बात है कि इन पाइपों को बिछाने पर शायद रकूमात निकाल ली गई होंगी, ये भी शायद अंदाजा किया जा सकता है। तो ये वो तस्वीर जो हमारे सिस्टम के एक नेगेटिव पहलू की कहानी भी बताते हैं, हमारे पीएचई डिपार्टमेंट की कहानी बताते हैं और ये कहानी बताने के लिए तस्वीर ही काफी है। चलिए ये पटन की कहानी, पटन के लोगों की जुबानी, पुलिस की मेहरबानी और ये सब कुछ हमने भी देखा, तस्वीर में आपने भी देखा। लेकिन इसके साथ साथ हम सोपोर की बात करें तो सोपोर जिसे कभी छोटा लंदन कहा जाता था उसकी कहानी भी हम आपको तस्वीरों की जुबानी दिखाई रहे। ये वो तस्वीर हैं जो सोपोर के लोगों के लिए जहनी परेशानी का सबब है। कूड़ा करकट हर जगह पे है, साफ सफाई नहीं हो रही है, स्वच्छता की बात की जाती है, दावे किए जाते हैं, लेकिन स्वच्छता जमीनी सतह पे कितनी अमलाई जाती है ये तस्वीर बताते हैं। और सोपोर के मुख्तलिफ इलाकों के लोगों का यही कहना है कि वहां इंतजामिया दावे करती है, जमीनी हकायक तस्वीर खुद बयान करती हैं। और सोपोर की बात ही कर रहे हैं और सोपोर में हम आपको नाज़रीन बताते चले कि इन दिनों कोविड से लड़ा है तो कश्मीर के हर फर्द ने जहां लड़ा है वहीं फ्रंट लाइन वॉरियर्स के नाम के तौर पे हमारे डॉक्टर्स ने काम किया है, हमारे बहुत से तिबी शोबे के मुख्तलिफ अराकीन ने काम किया है। लेकिन एचडीएफ पर जो मुलाजमीन इस कोविड के खिलाफ लड़ाई में सरकार का साथ दे रहे हैं, क्या उनको उजरत दी जा रही है? ये सोपोर के वो मुलाजिम बता रहे हैं जो एचडीएफ पर तैनात तो हैं लेकिन उजरत से महरूम हैं। और साफ जाहिर है जो सुबह घर से निकले कुछ कमाने के लिए लेकिन शाम को जब उसे घर में कुछ ना मिले तो वो कैसी कमाई, वो कैसी नौकरी करेगा, कैसी खिदमत खलक करेगा? क्योंकि खुद का जहनी तवाजुन कहाँ ठीक रह सकता है जब कुछ कमाई नहीं होगी। तो सोपोर के एचडीएफ के मुलाजमीन के साथ साथ वादी के मुख्तलिफ इलाकों में तैनात एचडीएफ मुलाजमीन सरकार तक ये बात पहुँचाने की अपील करते हुए बता रहे थे कि काफ़ी वक्त से उन्हें उजरत नहीं मिली है। तो ये उजरत कब देगी सरकार? शायद बात इस पे भी हो जाए। सर मैं सोपोर हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ एज एचडीएफ वर्कर। सर हम पिछले कई साल से यहाँ एचडीएफ पे काम कर रहे हैं, कोई 8 साल से, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, कोई 4 साल से, कोई 2 साल से। हम इस वक्त जो कोविड की सूरत हाल है, पिछले साल जो कोविड की सूरत हाल है, हम फ्रंट वर्कर्स है, कोविड में इस वक्त हम काम कर रहे हैं, इस वक्त आप लाइव देख सकते हैं। हम आपकी वजह से गवर्नमेंट से ये कहना चाहते हैं कि पिछले कई सालों से हम ऐसे ही पड़े हैं, हमें आप हमारी हालत देखो, हम रोज मतलब हमारा खाना भी किसी वक्त नसीब नहीं होता है। क्या आपको पता है आज मतलब कितना ये कितने हालात खराब है? 3000 में क्या होगा हमारा, 2000 में क्या होगा हमारा? सर हम आपसे कहना चाहते हैं, हम गवर्नमेंट साहब से कहना चाहते हैं प्लीज हमारे बारे में कुछ सोचे। कई दफा हमने प्रोटेस्ट भी किया लेकिन आज हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि कोविड की सूरत हाल है और कोविड चल रहा है, क्योंकि एसपी का हमें ख्याल रखता है और हमें इस वक्त हम आवाम को इस वक्त हमारी ड्यूटी की जरूरत है, चाहे मतलब किसी भी जगह अस्पताल में हमारी जरूरत है। इस वक्त हम आपकी वजह ये कहना चाह रहे हैं प्लीज हमें एचडीएफ पे काम करें, प्लीज हमारे बारे में कुछ सोचे। और चलिए जब बात उजरत की तो उजरत मिलने वाली है और ये मिलने वाली है हमें जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के 4 लेन टनल के मुकम्मल होने से। और हमारे पास खबरें हैं, तस्वीर हैं। 10 बरसों से जेर तामीर 8.5 किलोमीटर की जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर बानिहाल के मुकाम पर बनाई जा रही टनल तकमील के आखिरी मराइल में है और दोनों सुरंगों पर काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। किसी भी वक्त इस टनल्स को अब इन टनलों को अब थ्रू किया जा सकता है। तो साफ जाहिर है इन टनलों के थ्रू करने से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा का सफर आसान भी होगा, मुसाफत भी कम होगी। 16 किलोमीटर एवरेज बताया जाता है कि मुसाफत कम होगी और ख़ास तौर पे सरमा में जो बर्फबारी होती थी उससे लोगों को उस परेशानी से निजात भी मिलेगी। और तवील इंतज़ार के बाद ये मुकम्मल अब होने जा रही है और किसी भी वक्त इंतज़ार अब है कि कब इसको थ्रू किया जा सके। मुकामी लोग भी इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और मुकामी लोगों के साथ साथ इस शाहरा पर सफ़र करने वाले लोग भी वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करते हुए बता रहे हैं कि इंतज़ार है कि कब वज़ीर आज़म आएंगे और कौम के नाम इस टनल को वक़फ़ करेंगे।
ये लोगों की उम्मीद। लेकिन आपको नाज़रीन चलते चलते बताते चले, ये बच्चे ने हमें बात बताई है और बच्चे ने हमें बताया है कि उसकी बात आवाम तक पहुंचाई जाए। तो बात बच्चे की यही थी कि आप बिजली का बिल देते हैं, आपको बिजली का बिल देते हुए कोई परेशानी, कोई कोफत नहीं होती है। आपके घर में 3-3, 4-4 मोबाइल हैं, उनका बिल आप जमा कराते हैं, बड़ी खुशी से देते हैं। आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, उसका बिल जमा करते हैं, कोई परेशानी। आप दूसरे जितने भी खर्चे हैं करते हैं, हंसी खुशी कर लेते हैं। लेकिन इस बच्चे ने हमें बताया कि जब कोई उस्ताद उनके वालिद को फ़ोन करके बताता है कि उसके बच्चे ने ऑनलाइन क्लासेस लिए हैं, उसकी फीस जमा करानी है, तो फ़ौरन उस्ताद को जवाब दिया जाता है कि आप हमें हरास कर रहे हैं। वाकई में इन प्राइवेट स्कूलों के साथ बहुत से उस्ताद जुड़े हुए हैं, उनकी तनख्वाहों का मामला है, उनके घर के चिराग भी जलाने हैं, उनकी रोज़ी रोटी का भी वसीला करना है। तो कोई अगर अपने बच्चे की फ़ीस मांग रहा है तो उस बच्चे ने हमें बताया कि वो उस्ताद या वो बच्चे की फ़ीस मांगने वाला उनको हरास नहीं कर रहा है और नहीं कर सकता है। ताहम ये भी बात पते की है कि हालात कश्मीर में हैं इस तरह के, बहुत से लोग फीस नहीं दे सकते इन हालात में, लेकिन जो साहिब सरावत हैं, जिनके पास पैसा है, जो दे सकते हैं फीस, वो भी ना दें, वो भी हरासमेंट की बात करें, तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है। हमारे एक अच्छा खासा तबका है जो इस तरह के खर्चात या यूँ फीसें दे सकता है। तो ज़रूरी है, उन वालिदैन से गुजारिश है कि आप किसी का हक नहीं मार सकते हैं। मज़दूर की मज़दूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले दी जानी चाहिए, यही हमारे बुज़ुर्गों ने हमें सिखाया है। तो आप अगर किसी मज़दूर की मज़दूरी मार रहे हैं, ये आपके बच्चों को तालीम देने वाले उस्ताद भी रोजी रोटी का वसीला सवाल लेके ये तालीम देते हैं, तो उनके इस सवाल पर आप उनको हिरासमेंट कहने का या हिरासमेंट करने का इल्ज़ाम नहीं दे सकते। गुजारिश आपसे कि इन मामलात पर भी, बात आपको छोटी लगी होगी लेकिन इन पर भी आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। लेकिन फ़िलहाल मुझे मेरे साथी समीर वानी के साथ दीजिए श्रीनगर से इजाज़त, इस वादे के साथ कि ऊपर वाले की रही मर्ज़ी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।